हेलो एवरीवन, BHIC 108 का पार्ट 2 ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में सिर्फ मैं संक्षिप्त क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में मैंने लॉन्ग आंसर टोटल 15 क्वेश्चन करा दिए थे, जो कि आपकी पेपर के लिए पर्याप्त है। वो अगर आप वो टोटल कर लेते हो तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। बाकी संक्षिप्त वाले जो क्वेश्चन आते हैं यानी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, उनको लिखने के लिए आप ये वाली वीडियो देख लो। इसमें मैंने पूरा लगभग कवर कर दिया है। फर्स्ट जो है रूसो, रूसो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। लगभग 200 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। रूसो के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, रूसो 18वीं शताब्दी के प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक और प्रबोधन काल के प्रभावशाली चिंतक थे। वे मानव स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता के प्रबल समर्थक थे। उनकी जो प्रमुख कृति है सामाजिक अनुबंध, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में है। रूसो के अनुसार राज्य की वैधता जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने निरंकुश राजतंत्र और सामाजिक असमानता की तीव्र आलोचना की। रूसो का मानना था कि निजी संपत्ति से सामाजिक विषमता उत्पन्न हुई और नैतिक पतन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध रचना एमिल है, जिसमें प्राकृतिक और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। रूसो ने तर्क की अपेक्षा भावना और नैतिकता को अधिक महत्व दिया। उनके विचारों का फ्रांसीसी क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे लोकतंत्र, जनसत्ता और समानता के सिद्धांतों के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये रूसो के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो इतना आप लिख देना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जॉन लॉक। ये कौन थे? जॉन लॉक इंग्लैंड के महान दार्शनिक और उदारवाद के जनक माने जाते हैं। वे अनुभववाद के प्रमुख समर्थक थे। उनकी कृति टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट है। लॉक के अनुसार से जन्म से स्वतंत्र और समान होता है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की अवधारणा दी। राज्य का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना होता है। लॉक का मानना था यदि सरकार ऐसा ना करे तो जनता को उसे हटाने का अधिकार भी होता है। लॉक ने निरंकुश राजतंत्र का विरोध भी किया और संवैधानिक शासन और संसदीय लोकतंत्र का समर्थन भी किया। उन्होंने शक्तियों के विभाजन और कानून के शासन पर बल दिया। ज्ञान के क्षेत्र में लॉक ने कहा कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरी पट्टी होता है और ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। उनके विचारों का गौरवशाली क्रांति पे और अमेरिकी क्रांति पे गहरा प्रभाव पड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं थॉमस हॉब्स पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो थॉमस हॉब्स कौन थे? तो इंग्लैंड के राजनीतिक दार्शनिक थे। उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी लेवायथन, जो कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्वार्थी और हिंसक माना है। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक होता है। अराजकता से बचने के लिए लोग आपसी समझौते द्वारा अपनी स्वतंत्रता एवं शक्तिशाली शासक को सौंप देते हैं। हॉब्स निरंकुश सत्ता के समर्थक थे और मानते थे कि शांति और सुरक्षा के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता आवश्यक है। उन्होंने विद्रोह और जनता की सत्ता का विरोध भी किया। हालांकि वे लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे, फिर भी उनका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक चिंतन की आधारशिला बना। हॉब्स के विचार राजनीतिक स्थिरता और सत्ता की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है तर्कवाद। तर्कवाद पे आपको टिप्पणी लिखने को आएगा, तो इसको आप ऐसे लिखना कि तर्कवाद प्रबोधन काल की एक प्रमुख बौद्धिक धारा थी, जिसके अनुसार मानव तर्क ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। तर्कवादियों का विश्वास यह था कि सत्य को अनुभव से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से जाना जा सकता है। रेने डिकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज इसके प्रमुख विचारक थे। डिकार्ट का प्रसिद्ध कथन कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तर्कवाद का आधार है। तर्कवाद ने अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और चर्च के प्रभुत्व का विरोध भी किया। इसने विज्ञान, गणित और दार्शनिक चिंतन को बढ़ावा दिया। राजनीति और समाज में तर्कवाद ने सुधार, कानून के शासन और मानव अधिकारों की भावना को मजबूत किया। प्रबोधन काल में तर्कवाद ने आधुनिक वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारधाराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हमारे नैतिकतावाद यानी कि मॉरलिज्म पे आपको लिखना है। नैतिकतावाद वह विचारधारा होती है जिसमें मानव आचरण को नैतिक मूल्यों के आधार पर परखा जाता है। प्रबोधन काल में नैतिकतावाद का उद्देश्य समाज को तर्क, विवेक और नैतिकता पर आधारित बनाना था। दार्शनिकों का मानना था कि नैतिकता धार्मिक आदेशों पर नहीं बल्कि मानव विवेक पर आधारित होनी चाहिए। इमैनुअल कांट ने कर्तव्य आधारित नैतिकता का सिद्धांत दिया। नैतिकतावाद ने सामाजिक सुधार, मानव गरिमा और समानता पर जोर दिया। इसमें दासता, अत्याचार
और असमानता के विरोध को वैचारिक आधार प्रदान भी किया गया। प्रबोधन काल में नैतिकतावाद ने व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यह विचारधारा आधुनिक मानवाधिकार और नैतिक दर्शन की नींव मानी जाती है। गौरवशाली क्रांति 1688 में हुई थी। ये गौरवशाली क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इसमें राजा जेम्स द्वितीय को अपदस्थ कर विलियम और मैरी को सत्ता सौंपी गई थी। यह क्रांति लगभग रक्तहीन थी, मतलब कि एक तरह से अहिंसावाद पर आधारित थी, इसलिए इसे गौरवशाली भी कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1689 का अधिकार विधेयक पारित हुआ जिसने राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। इस क्रांति ने निरंकुशता का अंत किया और नागरिक स्वतंत्रताओं को मान्यता भी दी। गौरवशाली क्रांति ने आधुनिक लोकतंत्र, उदार राजनीतिक व्यवस्था की नींव भी रखी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है अनुभववाद। इस पे आपको लिखना है अनुभववाद वह दार्शनिक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार ज्ञान का स्रोत का अनुभव होता है। जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम ये कुछ विचारक थे जो इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे। लॉक के अनुसार मानव मस्तिष्क जन्म के समय बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है और ज्ञान अनुभव से उसका विकास होता है। ह्यूम ने कारण कार्य संबंध पर प्रश्न उठाए। अनुभववाद ने विज्ञान, प्रयोग और अवलोकन को महत्व दिया। इससे वैज्ञानिक क्रांति को क्या हुआ, बल मिला। यह विचारधारा चर्च के अंधविश्वासों के विरुद्ध थी और तर्क संगत सोच को बढ़ावा देती थी। अनुभववाद आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का आधार भी बना। अब हम बात करते हैं लास्ट ये जो है इसके बारे में, प्रबोधन और ज्ञानोदय की विरासतें। इस पे लिखना है आपको टिप्पणी। तो प्रबोधन 17वीं और 18वीं शताब्दी का बौद्धिक आंदोलन था। इसकी प्रमुख विरासत थी तर्क, स्वतंत्रता और मानव अधिकार। इसने निरंकुशता, चर्च के प्रभुत्व और अंधविश्वास का विरोध भी किया। लोकतंत्र, संविधान, कानून के शासन और समानता की अवधारणाएं जिससे कि विकसित हुई। प्रबोधन का प्रभाव जो है वो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता इसी की देन है। मानव गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहिष्णुता इसके अस्थायी योगदान भी हैं। आज का आधुनिक लोकतांत्रिक समाज प्रबोधन की ही विरासत पर आधारित है। तो ये था जो कुछ मैंने संक्षिप्त टिप्पणियों वाले क्वेश्चंस करा दिए। और अगर आप इतना कर लेते हो और फर्स्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो कर लेना अच्छे से, वो देख लेना आप अच्छे से, और इसके जो जितने टॉपिक्स कराए हैं वो अच्छे से देख लो आप, 2-3 बार रिपीट कर करके बार बार समझ लेना, ताकि आपका ये पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से कर सको। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।